नमस्कार, मैं परीक्षित हाड़ा और ईएफएम की ये जो क्लास है वो बीकॉम पार्ट थर्ड में जो बुक है आपकी परियोजना नियोजन एवं बस्टरी नियंत्रण प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो उसका एक टॉपिक है जीरो बेस बस्टिंग, शून्य आधार बस्टन। ये क्या होता है इसे आज हम समझेंगे। तो जीरो बेस बस्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और भारत ने इसे कब अपनाया, ये सब जानने के अलावा हम जानेंगे कि इसकी कमियाँ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है। इन सब बातों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शून्य आधार बस्टन का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग 1924 में ब्रिटिश बजट अधिकारी थे ई हिल्टन यंग। तो ई हिल्टन यंग द्वारा सबसे पहले 1924 में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी इनको जीरो आधार बस्टन का जो है जनक नहीं माना जाता। शून्य आधार बस्टन का जनक माना जाता है पीटर ए पायर को। आपको ध्यान रखना है, जीरो बेस बस्टिंग का जनक किसे माना जाता है? पीटर ए पायर को। वो क्यों माना जाता है उसके बारे में हम समझते हैं। हुआ क्या था कि पीटर ए पायर ने सबसे पहले इनकी एक पत्रिका थी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, उसमें एक लेख प्रकाशित किया और वो लेख बड़ा प्रसिद्ध हुआ जीरो बेस बस्टिंग पे। और इन्होंने निजी संस्थानों में, निजी क्षेत्रों में सबसे पहले इस बस्टिंग प्रक्रिया को लोकप्रिय बना दिया। अब जब ये लेख प्रकाशित हुआ तो पीटर ए पायर के इस लेख ने अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम था जिम्मी कार्टर, उन्होंने इस पर अपना ध्यान आकर्षित किया। तो उन्होंने जब ये देखा कि ये जो बस्टिंग प्रक्रिया है शून्य आधार बस्टन, ये ना केवल निजी क्षेत्रों में बल्कि जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उनमें भी ये प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जॉर्जिया प्रांत में इसे लागू किया और फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया ना केवल अमेरिका में बल्कि ये बस्टन प्रक्रिया पूरे विश्व के देशों में लोकप्रिय होने लगी। शून्य आधारित बजट होता क्या है इसे हम समझते हैं। शून्य आधारित बजट में जो गत वर्ष होते हैं उनके व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। आमतौर पर हम बजट क्या समझते हैं, बजट में जो पिछला वर्ष है उसके खर्चों को भी देखा जाता है, लेकिन इस बस्टन प्रक्रिया की क्या खास बात है, आपको पिछले वर्ष के खर्चों संबंधी जो आंकड़े हैं उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि जो अगली अवधि होगी उसके लिए बजट शून्य है, जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का किसी भी कार्य या परियोजना पर या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता है। यानी आपको बताना पड़ेगा कि आप वो रुपया कहाँ खर्च करना चाहते हो, कैसे खर्च करना चाहते हो, उसके बिना उसको आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। इस शब्द को पीटर पायर ने दिया और सबसे पहले इस बजट को 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया। शून्य आधारित बजट का मतलब, शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ होते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि पिछले वर्षों में क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है और अगले वर्ष का जो अगली अवधि का बजट है वो शून्य रहने वाला है। प्रत्येक प्रबंधक का यह दायित्व है कि वह यह बता दे कि किसी प्रोजेक्ट या योजना में रुपया खर्च करना क्यों जरूरी है, उसका औचित्य बताए वो कि साहब हम ये पैसा इस वजह से खर्च करना चाहते हैं और इसका ये रिजल्ट निकलेगा, वो उस प्रबंधक को बताना पड़ेगा। यदि इस प्रोजेक्ट या योजना को शुरू नहीं किया गया तो फिर किस प्रकार की हानि होगी, साथ ही ये भी बताना पड़ेगा। अर्थात जब तक कार्य या परियोजना का औचित्य नहीं दिया जाता है तब तक नया पैसा जारी नहीं किया जाता है। अब
इस प्रक्रिया में ये प्रावधान है कि प्रत्येक मैनेजर या मंत्री पर इस बात का सबूत देने का भार डाला गया है कि वह यह बताए कि उसे धन क्यों खर्च करना चाहिए। अब क्योंकि पीटर ए पायर को शून्य आधार बजटन का जनक कहा जाता है, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है जीरो बेस्ड बजटिंग की, ZBB जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये परिभाषा हम समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि यह एक परिचालन नियोजन एवं बजट प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक को अपनी संपूर्ण बजट मांगों का प्रारंभ शून्य आधार से विस्तार में औचित्य सिद्ध करना होता है। यहाँ पे औचित्य शब्द का बहुत महत्व है कि उसे बताना पड़ता है कि संपूर्ण बजट मांगों का क्या औचित्य है, वो जो डिमांड कर रहा है, जो पैसे की डिमांड कर रहा है, उसका क्या औचित्य है। प्रत्येक प्रबंधक ये बतलाता है कि वह आखिर कोई धनराशि क्यों खर्च करे। इन विचारधारा के अनुसार सभी क्रियाएं निर्णय पैकेज में अभिव्यक्त की जाती है जिन्हें महत्व के अनुसार क्रम स्थान देकर सुव्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। तो ये परिभाषा पीटर पायर ने दी थी और इस परिभाषा को हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है शून्य आधार बजटन ऐसी नियोजन एवं बजट प्रक्रिया है जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक प्रबंधक को शून्य आधार से अपनी संपूर्ण बजट मांग को विस्तार पूर्वक न्याय संगत ठहराना पड़ता है एवं वह जो धन की मांग करता है उसको क्यों खर्च करेगा उसे ये भी बताना पड़ता है। इसके औचित्य को भी सिद्ध करना पड़ता है और इसका भार प्रत्येक प्रबंधक पर ही होता है इस दृष्टिकोण से कि सभी क्रियाएं निर्णय संकुलों में विश्लेषित की जाती है जिनका व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें महत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो शून्य आधार बजटन है इसकी विशेषताएं क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य आधार बजटन की विशेषता क्या है तो सबसे पहली विशेषता जो कि इसके नाम पर ही आधारित है, शून्य आधार। इसका आधार क्या होता है? शून्य। यानी हम पिछले बजट को भी नहीं देखते और आगे क्या होने वाला है उसको भी नहीं देखते, हम जीरो से शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहली इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता आप बता सकते हैं कि ये लॉसशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आसानी से किए जा सकते हैं और इतना लोचशील बजट आमतौर पर जो हम दूसरा बजट बनाते हैं वो नहीं होता है। तीसरी विशेषता आप बता सकते हो कि जो इसमें बजटन की तकनीक है वो बिल्कुल नई है। जो पारंपरिक तकनीक है उससे हमने हट करके एक नई तकनीक को प्रयोग में लाया है जो बिल्कुल 1970 के आसपास शुरू हुई है। तो ये भी इसकी अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। इसके अलावा कुछ विशेषताएं जो हम पढ़ लेते हैं। प्रबंधक को किसी प्रकार के बजट आवंटन के लिए उसका औचित्य सिद्ध करना होता है। बार बार ये शब्द आ रहा है कि उसे यह राशि क्यों चाहिए, ऐसा उसके विभाग में पूर्व में व्यय की गई राशि को ध्यान में रखे बिना नए सिरे से करना होता है। एक ये है कि उसे बहुत सारे विकल्पों की छानबीन करनी होती है और उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है। एक विशेषता इसकी हो सकती है कि निर्णय प्रक्रिया में सभी स्तर के प्रबंधक भाग लेते हैं। सभी स्तर के प्रबंधक भाग लेंगे, ये नहीं कि उच्च स्तर के प्रबंधक ही इसमें भाग लें, निम्न स्तर के प्रबंधक या मध्य स्तरीय प्रबंधक इसमें रुचि नहीं दिखाएं। सभी प्रबंधक को इसमें भाग लेना पड़ेगा, तब जाके ये बजटन प्रक्रिया है वो सफल हो पाएगी। एक है कि चयन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई के उद्देश्यों को संस्था के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। यदि व्यक्तिगत इकाइयों के जो उद्देश्य है वो संस्था के उद्देश्यों से मेल खाते हैं तभी उनको वो बजट राशि आवंटित की जाएगी।
प्राथमिकताओं के आधार पर तुरंत समायोजन किए जाते हैं यदि बजट अवधि में कमी रहने की आवश्यकता हो। एक ये लक्ष्य के प्रति उन्मुख तकनीक है और इसमें संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। वो हमने बात की है कि विभिन्न विकल्पों में से हम श्रेष्ठ विकल्प का ही चुनाव करते हैं। एक बजट के जो प्रस्ताव है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। ये किसी भी अन्य बजट प्रक्रिया में नहीं होता, बल्कि शून्य आधार बजट प्रक्रिया में ही ये संभव है कि आप बजट प्रस्तावों का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे। अब हम बात करते हैं कि शून्य आधार जो बजट होता है उसके कदम क्या है। अब कदम शब्द की जगह हम यहाँ पर इसका जो स्टेप है, इसकी जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ पर अच्छे से कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इसकी प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण आता है वो चरण क्या होता है कि आप सबसे पहले तो आपके बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को निर्धारित कीजिए। और बजट निर्माण हेतु उद्देश्य का निर्धारण बहुत आवश्यक कदम होता है। जैसे उद्देश्य आपके क्या हो सकते हैं, आप लागत में कमी करना आपका उद्देश्य हो सकता है, किसी परियोजना को प्रतिस्थापित करना अन्य परियोजना से, यह आपका उद्देश्य हो सकता है। आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप विस्तार करना चाहते हो, या फिर आप जो आपकी प्रक्रिया है उसमें त्याग करना चाहते हो। तो इस प्रकार से कई सारे उद्देश्य यहाँ पर हो सकते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही आपको बजट बनाना है। तो सबसे पहला चरण याद रखिए, आपको क्या करना है, उद्देश्य बजट का क्या है वो ध्यान रखना है। दूसरे चरण में हम जब प्रवेश करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि बजट का क्षेत्र क्या होगा, एरिया क्या होगा, स्कोप क्या होगा। तो शून्य आधार बजटन प्रक्रिया का ये चरण जब हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि इस तकनीक में, संगठन में सभी क्रियाओं पर लागू करना है या फिर हमें कुछ ही क्रियाओं पर लागू करना है, तो ये डिसीजन हमें लेना है, सब क्रियाओं पर लागू करना है या कुछ क्रियाओं पर। तो ये इसका स्कोप हो गया, एरिया हो गया। पहला हमने उद्देश्य निर्धारित किया, फिर अब हम दूसरा चरण उद्देश्य क्षेत्र निर्धारित कर रहे हैं। तीसरे चरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो चरण होता है निर्णय इकाई का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजन यूनिट। शून्य आधार बजटन प्रक्रिया का तीसरा जो ये चरण है, निर्णय इकाई का निर्धारण करना, इसके लिए किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए क्या करना होता है, लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। लागत लाभ विश्लेषण जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग की चीज़ है, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग के जो टूल्स हैं वो काम में लिए जाते हैं इसके लिए। यह एक उत्पाद, बाजार, ग्राहक, क्षेत्र, कार्यक्रम, क्रियात्मक विभाग या पूंजीगत परियोजना कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक निर्णय इकाई के लिए बजट प्रस्ताव भी हम तैयार करते हैं। चलिए, ये इसका तीसरा कदम हो गया। हमने निर्णय इकाई का निर्धारण भी कर लिया। अब अगला जो उद्देश्य है और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका, वो है निर्णय पैकेजों का विकास करना। अब ये निर्णय पैकेज क्या होते हैं, डिसीजन पैकेजेस क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं और उनका विकास करना क्या होता है इसको समझते हैं। तो निर्णय इकाई की विभिन्न क्रियाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक विधियों की जब हम समीक्षा करते हैं, तो निर्णय पैकेज के लिए हम कुछ विवरण को शामिल करते हैं। जैसे निर्णय इकाई की विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण हम करते हैं, निर्णय इकाई के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण हम करते हैं, निर्णय इकाई के बजट प्रस्ताव के औचित्य का मूल्यांकन हम करते हैं।
इसके अलावा हम निष्पादन के वैकल्पिक उपाय को हम देखते हैं, निष्पादन से मिलने वाले दृश्य और अदृश्य लाभ को हम ध्यान में रखते हैं। ये सब पैकेजेस हम ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा हम एक गतिविधियों के निष्पादित नहीं करने के परिणाम को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये पूरा एक निर्णय पैकेज है जिसका हम विकास करते हैं। अब जब हम इस चरण से निकल गए तो फिर पांचवा और सेकंड लास्ट जो स्टेप होगा वो है निर्णय पैकेजों का क्रम निर्धारित करना। तो निर्णय पैकेजों के विकास के बाद अगले चरण में हमको क्या करना है, लागत लाभ विश्लेषण तकनीक के आधार पर वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और फिर क्रम प्रदान करेंगे, रैंक प्रदान करेंगे और सर्वप्रथम निर्णय इकाई प्रबंधक द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में जो हायर मैनेजमेंट है, उच्च प्रबंधक है, उसके द्वारा अंतिम क्रम निर्धारण किया जाएगा। क्रम निर्धारण का उद्देश्य क्या होता है, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, यही उद्देश्य होता है क्रम निर्धारण का। ठीक है, अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेप में पहुंच चुके होते हैं जीरो बेस बस्टिंग की, और वो लास्ट स्टेप क्या होता है, निर्णय पैकेजों का, जो हमारा चौथा स्टेप था जहाँ पर हमने निर्णय पैकेजों का विकास किया था। तो लास्ट चरण क्या है, निर्णय पैकेजों का निधिकरण करना, यानी फंडिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस। शून्य आधार बस्टन का अंतिम चरण निर्णय पैकेजों का निधिकरण करना होता है। इसके लिए हम जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर निर्णय बिंदु या विच्छेद बिंदु, जिसे हम कट ऑफ पॉइंट की कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट का निर्धारण करते हैं। अब इससे क्या होगा, जब हम डिसीजन पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट का निर्धारण करेंगे तो उससे क्या होगा, विच्छेद बिंदु के ऊपर सभी पैकेजों को स्वीकृत हम कर देंगे। उसके ऊपर, उस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर जितने भी पैकेज होंगे ना, उनको तो हम क्या करेंगे, स्वीकृत कर देंगे। लेकिन जो इस कट ऑफ पॉइंट के नीचे जितने भी पैकेज होंगे, इनको हमें क्या करना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे 6 चरण मैंने आपको बताए जो जीरो बेस बस्टिंग में काम में आते हैं, जिसमें हमने पहला चरण क्या पढ़ा था, पहला चरण हमने पढ़ा था उद्देश्य का निर्धारण करना। दूसरा चरण हमने पढ़ा एरिया या स्कोप का निर्धारण करना बजट के लिए। तीसरा हमने पढ़ा था निर्णय इकाई का निर्धारण करना। चौथा हमने पढ़ा था जो डिसीजन पैकेजेस होते हैं, निर्णय पैकेज, उनका विकास करना। पांचवा चरण हमने पढ़ा निर्णय पैकेजों का क्रम निर्धारण करना, उनको रैंकिंग देना, रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस। और लास्ट जो स्टेप था वो हमने पढ़ा निर्णय पैकेजों का निधिकरण करना। चलिए, ये हमने इसके कदम पढ़े। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जो हम परंपरागत रूप से बजट बनाते हैं और जो हम जीरो बेस बजट बनाते हैं उनमें क्या क्या अंतर है, उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको हम जानना चाहेंगे। तो देखिए, परंपरागत बजट और शून्य आधार बजट में अंतर का जो पहला बिंदु है वो है बजट का आधार, बेस ऑफ बजट। तो बजट के आधार पर परंपरागत बजट में तो हमने क्या देखा कि परंपरागत बजट में पिछले आंकड़ों, पिछले बजट व लेखांकन को आधार मानते हैं, जबकि हम जब शून्य आधार बजट तैयार करेंगे तो पिछले आंकड़ों को, पिछले बजट को और पिछले लेखांकन को आधार नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, शून्य के आधार पर बजट बनाएंगे। दूसरा हम अंतर का आधार देखते हैं संसाधनों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों का आवंटन यानी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में परंपरागत बजट में तो क्या होता है, इसमें संसाधनों के पूर्व आवंटन में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाता है और संसाधनों का आवंटन किया जाता है, एडजस्टमेंट चलता है। जो जैसे आपने पिछले साल 1 लाख रुपए किसी में अलॉट किए, किसी में 50,000 अलॉट किए, तो आप उसमें थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से। 1 लाख से 1,10,000 हो गया,
50,000 से आपका 60,000 हो गया, तो आप उसमें समायोजन कर सकते हैं। जबकि जीरो बेस बजटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। इसमें संसाधनों का आवंटन प्रत्येक प्रस्ताव के लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर तय करके ही प्राथमिकता अनुसार किया जाता है। समायोजन का कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता है। तीसरा जो अंतर का आधार है वह है संवहन, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के आधार पर परंपरागत बजट में क्या होता है, ये लंबवत यानी वर्टिकल होता है। वर्टिकल कैसे, या तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा या फिर ऊपर के जो हायर मैनेजमेंट है उससे नीचे की तरफ चलेगा। जबकि जो जीरो बेस बजटिंग होती है उसमें क्या होता है, जो खर्च करने का निर्णय है विभागीय या इकाई प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। इसमें वर्टिकल मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो शून्य आधार बजटन में लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार का संवहन होता है। आप वर्टिकल भी डिसीजन ले सकते हो और आप हॉरिजॉन्टल रूप से भी यानी क्षैतिज रूप से भी आप डिसीजन ले सकते हो। अगला अंतर का आधार है कि आप खर्चों के लिए क्या निर्णय करते हो, डिसीजन मेकिंग फॉर एक्सपेंडिचर्स। तो परंपरागत बजट में तो खर्च करने का निर्णय हमेशा कौन लेते हैं, हायर अथॉरिटी यानी उच्च प्रबंधक। जबकि शून्य आधार बजटन में जो ये डिसीजन है खर्च करने का, वो डिसीजन कौन लेता है, इकाई प्रबंधक लेता है। जो उस यूनिट का मैनेजर होगा वो ही डिसीजन लेगा, ना कि हायर अथॉरिटी। अगला जो अंतर का आधार है वो है वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ करेंटली ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। तो परंपरागत बजटन में चालू गतिविधियों की समीक्षा हम नहीं करते हैं। उनके औचित्य समाप्त होने पर चालू रहने की संभावना बनी रहती है। जबकि जीरो बेस बजटिंग में हम क्या करते हैं, चालू गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। उनका महत्व समाप्त होने पर ही उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सेकंड लास्ट अंतर का आधार लागत लाभ विश्लेषण। तो परंपरागत बजटन में आप जानते हैं कि जो लागत लाभ विश्लेषण होता है, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस जो होता है, उसकी उपेक्षा की जाती है यानी उसका उपयोग नहीं किया जाता। इसमें बजट जो तैयार किया जाता है वह बाह्य गणन की प्रक्रिया से हम तैयार करते हैं। जबकि जीरो बेस बजटिंग में हम ऐसा नहीं करते। जीरो बेस बजटिंग में हम कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। और लास्ट जो अंतर का आधार है वो हम कह सकते हैं रीचेक एंड रिवैल्यूएशन। रीचेक एंड रिवैल्यूएशन यानी पुनरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन। तो परंपरागत जो बजट होता है उसमें गतिविधियों का जो पुनरीक्षण है, पुनर्मूल्यांकन है, वो नहीं किया जाता है। जबकि जीरो बेस बजटिंग में प्रत्येक गतिविधि का विस्तृत रूप से हम क्या करते हैं, पुनरीक्षण करते हैं यानी रीचेक करते हैं उसे, और पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन उसका करते हैं। ये 6 के 6 अंतर के आधार आपको ध्यान में रखने हैं, जो किसी भी परंपरागत रूप से जब हम बजट बनाते हैं उसमें, और जो नई तकनीक है बजट बनाने की जीरो बेस बजटिंग में, उसमें होता है। अच्छा, इंडिया में जीरो बेस बजटिंग की क्या दशा रही, क्या इसे कभी अपनाया भी गया? अपनाया गया तो फिर इसका फ्यूचर क्या रहा, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने 1986 में 10 जुलाई 1986, आप डेट याद रख सकते हैं, एक परिपत्र जारी किया था और सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे उन्हें अपने आने वाले बजटों के निर्माण में शून्य आधार बजटन को अपनाने के लिए कहा था। केवल सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है सरकार की, उनके लिए सरकार ने एक परिपत्र जारी करके 10 जुलाई 1986 को कह दिया था। फिर धीरे धीरे इसे केंद्र सरकार ने अपनी जो विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, उनमें भी लागू किया। 1 अप्रैल 1987 को राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने 1996-97 में बजट बनाया था, तब इसे लागू किया था। लेकिन इसके फ्यूचर की बात करें तो भारत में जीरो बेस बजटिंग
बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं हो सका, जिसका मेन कारण आप कह सकते हैं कि इसमें कॉस्ट अधिक आती है, इसका जो प्रोसेसिंग होता है उसमें लागत ज़्यादा होती है, और इसमें जो मैनेजमेंट की कुशलता होती है, प्रबंधकीय कुशलता जो होती है, वो भी यहाँ पर उसका अभाव है। इस कारण से ये इंडिया में इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। एक उच्च स्तरीय प्रबंधकों में भी इसके प्रति उदासीनता देखी गई। तो ये हमने बात की थी कि इंडिया में इसका क्या रहा। अब हम बात करते हैं कि शून्य आधार बजटन के लाभ क्या क्या है। अगर कोई देश या कोई कंपनी इसे अपनाता है तो उससे क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ आप कह सकते हैं कि विभिन्न क्रियाओं की प्राथमिकता के निर्धारण और उन्हें लागू करने में ये सहायक होता है। दूसरा लाभ आप बता सकते हैं कि शून्य आधार बजट से जो प्रबंध की एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इसके माध्यम से जो उनकी प्रक्रिया है, आवश्यक प्रक्रिया, उसे अपनाया जाता है। तीसरा आप लाभ बता सकते हैं कि शून्य आधार बजट से आर्थिक और व्यर्थ क्षेत्रों को आप पहचान लेते हैं, और जो आर्थिक क्षेत्र होंगे उनको छांट कर आप उन्हीं के लिए कार्यकलापों का निर्धारण करेंगे, जबकि जो अनार्थिक क्षेत्र होंगे, व्यर्थ के जो क्षेत्र होंगे, उनके लिए आप इग्नोर कर देंगे, उनको नज़रअंदाज कर देंगे। एक लाभ हो सकता है कि प्रबंधक जो प्रबंध होता है वो साधनों का सर्वोत्तम या अनुकूलतम प्रयोग करता है, और उसी के आधार पर भी सफल हुआ जा सकता है। और किसी मद पर वे कोई प्रबंधक तभी करेगा जब वो आवश्यक हो, नहीं तो वो उस पर खर्चा नहीं करेगा। एक लाभ है कि शून्य आधार बजट जो है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है जिनका उत्पादन से संबंधित नहीं हो। जैसे इस विधि से व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया की उपयुक्तता के भी निर्धारण में सहायता मिलती है। और लास्ट इसका जो एक लाभ है वो है शून्य आधार बजट व्यवसाय के लक्ष्यों से भी संबंधित होता है। केवल वही चीज़ें, वही क्रियाएं स्वीकार की जाती है जो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपयोगी होते हैं। तो ये सारे इसके लाभ थे। लाभ के अलावा इसकी कमियां भी बहुत है। उन कमियों को हम देखते हैं क्या कमियां हैं इसकी। शून्य आधारित बजट की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि ये बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है या इसकी जो कमी है, सीमा है, वो है ये खर्चीली है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें पुरानी योजनाओं की समीक्षा और नई योजनाओं को शुरू करने में बहुत समय लग जाता है। कुछ लोग इसलिए भी इसकी आलोचना करते हैं कि इस बजट से जो लाभ होता है वो इसके ऊपर जो कॉस्ट हम लगाते हैं, इस पर जो लागत लगाते हैं उसके बराबर ही होता है। इसके अलावा इस बजट की एक कमी यह है कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग को बढ़ावा देता है, जबकि कुछ निवेश केवल दीर्घकाल में ही परिणाम देते हैं। जैसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो खर्च करोगे या एम्प्लॉय के प्रशिक्षण के लिए जो खर्च करोगे, इस प्रकार ये बजट प्रक्रिया दूरगामी प्लानिंग के महत्व को नकारती है। शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो इन तर्क और विवरण से हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि जो जीरो बेस बजटिंग है उसके माध्यम से देश में संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग होता है, जिसके कारण देश का विकास होता है। हालांकि इसमें ये कमियां भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कमियों की तरह ही इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं में हम पहली सीमा इसकी बता सकते हैं कि शून्य आधार बजट का सफल क्रियान्वयन तभी हो सकता है जबकि जो उच्च प्रबंधक वर्ग है वो खुले दिल से इसमें सहयोग करे, और अगर वो इसमें सहयोग नहीं करते हैं इकाई प्रबंधकों का, तो फिर ये सक्सेस नहीं होगी अगर वो उदासीन रहते हैं इसके प्रति। तो दूसरी इसकी एक सीमा है कि जिन संस्थाओं के साधन सीमित होते हैं उनके लिए इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं होता है। और तीसरी इसकी सीमा है, इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या जो डिसीजन पैकेजेस होते हैं उसका निर्धारण, जो चौथा हमने स्टेप पढ़ा था, और क्रम स्थान प्रदान करने का है, रैंकिंग प्रदान करने का है। ये क्रम कौन प्रदान करेगा, कैसे प्रदान करेगा और किस सीमा तक इसका क्रियान्वयन होगा, ये सब
बहुत जटिल समस्याएं होती हैं। तो ये थी जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम, शून्य आधारित बजट प्रणाली। चलते चलते हम दो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं जीरो बेस बस्टिंग से रिलेटेड, उन पर ध्यान देते हैं। पहला सवाल जो था, भारत में पहला शून्य आधारित बजट किसने पेश किया था? पहला जीरो बेस बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्री जवाहरलाल नेहरू ने और श्री अरुण जेटली ने। आपका आंसर होना चाहिए राजीव गांधी ने। और एक जो शून्य आधार बजट से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, इसको सूर्य अस्त बजट भी कहते हैं। तो जीरो बेस्ड बस्टिंग को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। नमस्कार।